हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे तुर्की की वीज़ा के बारे में कुछ अहम मालूमात शेयर करने जा रहे हैं। और आल इंश्योर की एक छोटी वीडियो के अंदर आपके साथ करेक्ट और कंप्लीट डिटेल शेयर कर ली जाए, ताकि आपको अपने वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपको कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, अब ये वो टॉपिक्स है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं किस कैपेसिटी में कह रहा हूँ कि आपके साथ करेक्ट और कंप्लीट डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। तो उसका प्रूफ ये है कि मैं आपके साथ अपना एक वीज़ा भी शेयर करूँगा जो कि मैंने रिसेंटली अप्लाई किया था तुर्की के लिए। और वो रिकॉर्ड 3 वर्किंग डेज़ के अंदर अप्रूव हो गया था। और मैंने किसी भी आप कह लेंगे ट्रेवल एजेंट की हेल्प नहीं ली थी, खुद से ही सारी वर्किंग करके सारी मालूमात लेके वो अप्लाई किया था और वो अप्रूव हो गया था। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अनातोलिया एक जो है एप्लीकेशन सेंटर है वीज़ा के लिए। उसके बारे में बताऊंगा कि वहाँ पर आपने जब जाएंगे तो किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, क्या डूज एंड डोंट्स है उधर के। ठीक है। इसके बाद आपके साथ टर्की की वीज़ा की फ़ी के बारे में अहम मालूमात शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर औकात आप जाते हैं वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं और फीस कुछ और निकलती है। और वो कुछ उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो भी आपको शेयर कर रहा हूँ। लास्टली आपके साथ वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स और उनके इवन सैम्पल्स भी दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से मैंने सैम्पल जो है वो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए थे या उनको फिल आउट किया था, या इस तरीके से मैंने एप्लीकेशंस लिखी थी। ठीक है। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको इस वीडियो के अंदर मैं फराहम कर रहा हूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो एज़ पर कमिटमेंट मैं आपको अपने उन वीज़ा का प्रूफ भी दिखा रहा हूँ जो मैंने अप्लाई किए थे। ये देखें, मेरा वीज़ा है, अप्रूव्ड हो गया है हुआ। और ये मेरी फैमिली का है। आप देख सकते हैं इस पर इशूड डेट जो है वीज़ा की, जब इशू हुआ था, वो है 13 फ़रवरी 2023। 13 फ़रवरी 2023। ठीक हो गया। अच्छा, वीज़ा इन एक्चुअल मैंने 9 तारीख को यानी 9 फ़रवरी को अप्लाई किया था। तकरीबन दिन के 11 बजे मैं वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर दाखिल हुआ था। 1 घंटा तकरीबन मेरा लगा था वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने में। 9 तारीख को यानी कि सबमिट हो गई थी। बीच में सैटरडे संडे भी आया। 13 तारीख को मुझे मेरा वीज़ा इशू हो चुका था। तो यानी आप कह सकते हैं कि ओवरऑल कोई 2.5 से 3 वर्किंग डेज़ के अंदर मेरा वीज़ा मुझे लग के आ चुका था। और मैं इस वीज़ा को यूटिलाइज़ भी कर चुका हूँ। यानी मैं 8 मार्च से लेकर 17 मार्च, यानी 9 नाइट्स और 10 डेज जो है वो टर्की के अंदर स्पेंड कर भी चुका हूँ। मैंने डिफरेंट सिटीज़ वहाँ पे विज़िट किए। इस्तंबुल एंट्री की, ये उसकी एंट्री की स्टैंप है। ठीक है। और ये इस्तंबुल एग्ज़िट की स्टैंप है। ये FIA की स्टैंप है जो कि मैंने पाकिस्तान से एग्ज़िट करते वक्त लगवाई थी। ठीक है। तो वीज़ा प्रैक्टिकली लग के आ चुका था, उसको मैं यूटिलाइज़ भी कर चुका हूँ। तो मैं एक बेहतर पोजीशन में हूँ कि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं आपको अब अनातोलिया जो इनका एप्लीकेशन सेंटर है उसके बारे में कुछ मालूमात शेयर कर रहा हूँ जी। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज की। तो ये एक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है। ठीक है। जहाँ पर पाकिस्तान भर से जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो टर्किश वीज़ा वो आती हैं। तो ये एक फ्रंट पॉइंट है। आपने जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है, तो आपने सबसे पहले अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के ऑफिस आना होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैं इनके पास नहीं जाना चाह रहा, मैं एम्बेसी या कॉन्सुलेट डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन भेजना चाह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ टर्की जो है, उन्होंने इस इदारे को यानी इस कंपनी को ऑथराइज़ किया हुआ है कि वो जितनी भी हैंडलिंग है फॉर वीज़ा एप्लीकेशंस वो करेगी। आपको बेहतर गाइडलाइंस फराहम करेगी, सर्विसेज फराहम करेगी, और ये इंश्योर करेगी कि वीज़ा में सब कुछ करेक्टली और कम्प्लीटली एम्बेसी या कॉन्सुलेट तक पहुंच रहा हो। वीज़ा आपको आखिर में इशू जो है वो टर्की की एम्बेसी या कॉन्सुलेट ही कर रहा होगा। एनातोलिया जो ट्रैवल सर्विसेज है, ये सिर्फ आपको मदद कर रहे होंगे। और उस मदद करने के ये आपसे कुछ सर्विसेज फ़ी भी चार्ज करते हैं, जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर कर रहा हूँ। ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है। ये भी आप विज़िट करके कुछ अहम मालूमात हासिल कर सकते हैं। हाई लेवल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। ये इनके ऑफिस हैं, तकरीबन 9 ऑफिस हैं, तमाम मेजर सिटीज़ को इन्होंने कवर किया हुआ है। इनके वर्किंग आवर्स जो है वो सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होते हैं। ठीक है। और अगर आपने वीज़ा आपने अप्लाई कर लिया और अब आपने अपने पासपोर्ट्स कलेक्ट करने, तो वो आप 5 बजे तक कर सकते हैं। नहीं, उसका टाइम जो है वो 9 से 5 बजे तक है। अदरवाइज़ इनके रेगुलर आवर्स जो है वो 9 से 3 बजे तक है। ठीक हो गया। और ये मंडे टू फ्राइडे ऑपरेट करते हैं, सैटरडे संडे ये ऑफ होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अनतोलिया ट्रैवल सर्विस वाले ये खास तौर पर कहते हैं कि वो ये गारंटी नहीं देते कि वीज़ा जो है आपका वो या इशू कर देंगे या वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये उनके हाथ में नहीं है। वो आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो है टर्की की, वो इशू या रिजेक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपने जब एक बार अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर कर लिए, जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। फ़र्ज़ करें आपने तमाम प्रिपेयर कर लिए हैं, तो वो कौन से स्टेप्स होंगे जो आप इनके ऑफिस जाके फॉलो कर रहे होंगे।
जी, तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए आपने, अब आपने सबमिट करने जाना है। तो सबमिट करने से पहले आपने इंश्योर करना है कि आपने जो प्रपोज प्लान दिया हुआ है कि आप टर्की को इस डेट में विज़िट करना चाह रहे हैं, तो उससे एक महीना पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एंतोलिया के ऑफिस पे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि एम्बेसी या कॉन्सुलेट को भी ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने का टाइम चाहिए होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एसेस कर सके, रिव्यू कर सके, फिर अप्रूव या डिसअप्रूव कर सके, ठीक है। तो ये सोच के ना जाइएगा कि आपने 1 अप्रैल को प्लान दिया हुआ है कि इस दिन को आप एंटर होना चाह रहे हैं टर्की के अंदर, और आप 15 मार्च या 20 मार्च को उनको जाके जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो इस ऑफिस में। आपने कम अज़ कम 1 मार्च या उससे पहले आके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने, ताकि एम्बेसी या कॉन्सुलेट को एक महीने का ज़्यादा टाइम मिल रहा हो। मेरे केस में मुझे 3 वर्किंग डेज़ के अंदर इशू हो गया था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, सब कुछ उनको अलाइन मिला था, उन्होंने अप्रूव कर दिया। बाज़ औक़ात कुछ और रीज़न्स की वजह से आपके ये वीज़ा इशू या रिजेक्शन जो है वो डिले हो सकती है, हफ्ता भी लग सकता है, 2 भी, 3 भी या 4 भी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वो स्टेप्स हैं, उनकी तरफ आते हैं जो कि आपने फॉलो करना होंगे जब आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आप जब इनके ऑफिस जाएंगे एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के, तो उनको ऑफिस सेंटर होते साथ ही आपको एक फ्रंट डेस्क पे एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हैंडल कर रहा होगा, वो आपको एक टोकन असाइन करेगा, ठीक है। और आपसे रीज़न पूछी जाएगी आप किस मकसद के लिए आए हैं, तो आप बताएंगे जी मैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए आया था, तो उसके लिए फिर टोकन इशू होता है। अदरवाइज जो है, अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने अप्लाई किया हुआ था, मैं सिर्फ अपने पासपोर्ट कलेक्ट करने आया हूँ, तो वो फिर एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है उसका, उसके लिए टोकन असाइन नहीं होता। अच्छा, अब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, टोकन असाइन हो गया आपको। अब जब टोकन असाइन होता है तो आपको डिफरेंट स्टेशन है वहाँ पे, ठीक है। किसी ऑफिस में 5 होंगे, किसी ऑफिस में 8 होंगे, किसी ऑफिस में 10 होंगे। लेकिन आपको अमूमन कम रश देखने को मिलता है। टोकन जब भी आपको असाइन होता है तो आपको जल्दी से आपको कॉल कर दिया जाता है कि आप इस वर्क स्टेशन आ जाएं। फ़र्ज़ करिए वर्क स्टेशन नंबर 1 है और आपको टोकन जो है वो असाइन कर दिया गया, तो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए आपने चले जाना है इस वर्क स्टेशन 1, अगर आपको 1 पे कॉल किया गया, ठीक है। तो अगले आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक आपको ये वर्क स्टेशन ही हैंडल कर रहा होगा। ये वर्क स्टेशन पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको बता रहा होगा कि आप ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल कर लें, फिर मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दें, वो डॉक्यूमेंट दे दें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप एक फ़ाइल की सूरत में लेके गए होंगे वो इनको दिखाएंगे, वो अलाइन कर रहे होंगे, एक एक चीज़ इंश्योर करेंगे कि सारी चीज़ें पूरी हैं, आपकी मदद भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें डॉक्यूमेंट्स आप ले गए, सारे के सारे पूरे थे, इन्होंने चेक भी कर लिए। अब इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये भेज देंगे बायोमेट्रिक्स बूथ की तरफ, ठीक है। वहाँ पर आपके तमाम जो फिंगरप्रिंट्स है वो लिए जाएंगे, आपकी एक फ़ोटो खींची जाएगी, एक फॉर्म है वो फिल किया जाएगा। अच्छा, जब भी मैं फॉर्म का नाम ले रहा हूँ बड़ा सिंपल होगा, या आपको अपना अपना नाम लिखना होगा, या आपके वालिद साहब का नाम लिखना होगा, या आप अपने पासपोर्ट नंबर को लिख रहे होंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर को लिख रहे होंगे, और वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको टोकन असाइन हो गया, आपने डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो चेक करा लिए, उसके बाद आपने बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन भी दे दिए, एक लाइव फ़ोटो भी आपकी वहाँ पर खींच ली उन्होंने, ठीक है। लास्ट में आपको प्रोसीड कर होंगे कैश काउंटर की तरफ, ठीक है। वो एक सेपरेट काउंटर होता है जो कि अलग से होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाएंगे, उस पर कोई टोकन नंबर नहीं होता, यही जो रिप्रेजेंटेटिव है आपको बता रहा होगा कि अब आप कैश काउंटर चले जाएं और वहाँ पर अपने फ़ीस सबमिट कर लें, ठीक है। जैसे ही फ़ीस सबमिट कर लेंगे तो बस आपके तमाम के तमाम जो है ना वो स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपको फ़ीस के अगेंस्ट रिसीट्स दी जाएंगी वो आपने लाजमन रखनी है, क्योंकि वो आपको हेल्प कर रही होंगी जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करने आएंगे। आपका वीज़ा इंशाल्लाह जब आपको इशू हो रहा होगा, या अनफॉर्चुनेटली अगर रिजेक्ट भी हो रहा होगा, दोनों केसेस में आपको जब आप अपने पासपोर्ट कलेक्ट करने जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि अपने साथ अपनी ओरिजिनल रिसीट्स लाएं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन की, जो कि आपको इशू की थी एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। और अपने साथ अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लेके जानी है। ख़ासतौर पर अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर के अप्लाई किया हुआ है और वो साथ नहीं है, तो उनकी भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अपनी ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, शनाख्ती कार्ड और उसकी कॉपी भी, ठीक हो गया। तो ये हो गए वो तमाम हाई लेवल स्टेप्स जो कि अंतोलिया के ऑफिस में आपको फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट बात की तरफ आते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी कितनी होगी। ये तो अब बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि तुर्की की वीज़ा फ़ी कितनी है, यानी मैंने कितनी अमाउंट, कितना कैश कैरी करना अपने साथ कि मैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर पाऊँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने कैश की टर्म को इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो अनातोलिया जो ट्रैवल सर्विसेज हैं, जो कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, वो सिर्फ अमाउंट कैश में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक हो गया।
वो डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए आपको ज़रा बेहतर तरीके से अमाउंट पता होनी चाहिए कि जो कि आपने हर एप्लीकेशन के अगेंस्ट कैरी करनी है अपने साथ। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं ये एज्यूम करके गया था कि एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट मुझे 20,000 रुपये चार्ज हो रही होगी, तो दो एप्लीकेंट्स की जो है वो तकरीबन 40,000 होगी, जबकि ऐसा नहीं था। वो तकरीबन एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट तकरीबन मुझे 50,000 देनी पड़ी, दो एप्लीकेशंस के अगेंस्ट तकरीबन कोई 1 लाख प्लस अमाउंट थी। तो वहाँ पर फिर मुझे दोबारा एटीएम जाना पड़ा, जिससे टाइम वेस्ट हुआ और वहाँ पर थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। अच्छा, अब ये अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट हो रही होती है कि एक तो ये करते हैं, जिस तरह मैं अब गया था 9 फ़ेब को, तो ये एक दिन पहले के यानी 8 फ़ेब का इन्होंने जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है उस टाइम पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट स्टेट बैंक ने 274 रखा हुआ था एक्सचेंज रेट, तो वो पिक करते हैं। और फिर कैटेगरी देखते हैं कि आपने किस वीज़ा के लिए अप्लाई किया। जिस तरह मैं सिंगल एंट्री अप्लाई कर रहा था कि मैं एक बार एंटर होना चाह रहा था इस्तांबुल में और एक बार एग्ज़िट होना चाह रहा था, तो वो सिंगल एंट्री कहलाई जाती है। और मैंने कैटेगरी जो सेलेक्ट की थी वीज़ा की, वो दैट वाज टूरिज़्म, ठीक है। तो इस कैटेगरी में मुझे इस तरह के कुछ चार्जेस हो रहे थे, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एक तो एम्बेसी की फ़ी होती है जो कि $60 जो हैं वो फ़िक्स होते हैं, ठीक है। ये आपको यानी टर्की की एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो है वो चार्ज कर रहा होता है। अच्छा, अब इसको अगर आप कन्वर्ट करें 274 के साथ, ठीक है, इसको 274 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये अमाउंट आ रही होगी 16,440। अब फ़र्ज़ करें आप कल को अप्लाई करते हैं, उस टाइम ₹280 चल रहा है एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है फिर ऑब्वियसली 280 को आप मल्टीप्लाई करोगे 60 के साथ, जो कि फिर कोई और फिगर दे रही होगी, ठीक हो गया। इसके अलावा जो एनातोलिया की जो ट्रैवल सर्विसेज की वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, वो भी आपको अब सर्विसेज फराम करने के कुछ चार्ज करता है, $65 वो भी चार्ज करता है। तो ये तकरीबन इतनी अमाउंट बन जाती है जब मैंने 274 के एक्सचेंज रेट से इसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इससे पहले ये होता था कि आपको जब भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना होती थी तो उस पर आपके साथ आपको कोई भी जो गाइड कर रहा होता था, या आप ख़ुद से जो है इंश्योरेंस जो है वो अवेल करते थे, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। वो आप कहीं से बनवा लेते थे 2-3 हज़ार की। अब ऐसा है कि ये एक आप कहने एक प्रॉम्प्ट जो है वो लगाया हुआ है एनातोलिया तो वो सर्विसेज वालों ने, कि आपने जब भी इनके पास अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना है तो आपने जो इंश्योरेंस है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, वो आपने बाहर से नहीं बनवाना, वो आप इन्हीं से बनवाएंगे, ठीक है। और उनके अगेंस्ट ये एक अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है। अभी 3 मंथ्स की आपने अगर इंश्योरेंस करानी है अपनी, सिंगल एंट्री आपने वीज़ा लिया हुआ है, वीज़ा अमाउंट 3 मंथ्स का ही लगता है, ठीक है। तो वो आपने फिर जो है $45 उसके अगेंस्ट पे करना होगा, जो कि ₹12,000 बन रहे होंगे। अब यहाँ पर भी मिस कैलकुलेशन ऐसे हुई थी कि मैं एज्यूम करके गया था कि 2-3 हज़ार रुपये मुझे शायद पे करने पड़े, लेकिन वो तकरीबन ₹12,000 पर एप्लीकेंट थी। बाज़ औक़ात कुछ लोग मल्टीपल एंट्री कराते हैं या कोई और टाइप ऑफ वीज़ा सेलेक्ट करते हैं, वर्किंग का या डबल ट्रांजिट का या सिंगल ट्रांजिट का, तो फिर उस हिसाब से आप 6 महीने का भी ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, या 12 महीने की भी। लेकिन अगर आपने एक बार जाना है टूरिज्म के लिए तो आपको 3 मंथ्स का हेल्थ इंश्योरेंस है वो काफ़ी होगा, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरीज मिला के तकरीबन $170 बन जाते हैं। $170 जो है वो तकरीबन 40,000 रुपये बनते हैं। इस पर आप जीएसटी भी लगा लें 6%, जो कि इतनी अमाउंट बनती है, तो टोटल तकरीबन आप समझ लें कि 50,000 रुपये तो कहीं नहीं गए पर एप्लीकेंट। अब आपने फ़र्ज़ करें अपनी वाइफ के साथ जाना है, तो उनकी अलग फ़ीस होगी। ऐसा नहीं होगा कि जी आपने एक एप्लीकेशन सबमिट की अपनी भी और वाइफ की भी, अपनी वाइफ की आप अलग एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और अपनी अलग करेंगे, दोनों के अगेंस्ट इतने अमाउंट आपको चार्ज हो रही होगी। और एक और ज़रूरी और अहम आप बात आपको बताता चलूँ कि आपने इंश्योर करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ वो किस तरीके से बनाने हैं, कितनी कॉपीज़ लेके जानी है उनकी। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट कराना पड़ गई एनातोलिया के ऑफिस में, ठीक है, या कहीं की कोई स्कैनिंग करानी पड़ गई, तो उसके इतने चार्जेस हो रहे होंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में, यानी एक प्रिंट आपको जो है वो ₹450 का पड़ रहा होगा। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे 2-3 कराने पड़ गए थे, और पर एप्लीकेंट जो है वो तकरीबन 1000-1200 तो वो लग गए थे, जबकि आप अगर कहीं और जगह से कराएं तो तकरीबन ₹10 या ₹20 का आपको प्रिंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये इतना मेजर डिफरेंस है अगर आप ओवरऑल एज्यूम करें। आपको अगर ये चेक करना है कि एग्जैक्टली आपको कितना चार्ज हो रहा होगा, तो आप फ़र्ज़ करें आज अगर हमारे पास 24 मार्च है तो आपने 23 मार्च का एक्सचेंज रेट लेना है। ये ज़ूम कर लेते हैं कि वो ₹280 चल रहा है, तो आपने 280 को बस इनसे मल्टीप्लाई कर लेना है इन कैटेगरी से। तो टोटल डॉलर्स की अमाउंट तो इतनी बन रही होगी,
170 को आप 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी कि आपको कितने पाकिस्तानी रुपीज़ में चार्ज हो रहे होंगे पर एप्लीकेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ओरिजिनल रिसीट्स जो कि जब मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी सबमिट की थी तो मुझे उसके अगेंस्ट से दी गई थी। ये मेरी रिसीट है और ये मेरी फैमिली की है। उस टाइम एक्सचेंज रेट पाकिस्तान रुपीज़ का डॉलर के अगेंस्ट वाज अराउंड 274 रुपीज़, तो उसके अगेंस्ट से तमाम फीस की कैटेगरीज हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि चार्जेस हुए थे। टोटल मेरी एप्लीकेशन के अगेंस्ट कोई 50,800 रुपये चार्ज हुए थे और मेरी फैमिली के अगेंस्ट 50,200 रुपये। ये जीएसटी था तकरीबन 6% जो टोटल अमाउंट पे चार्ज हुआ। प्लस मैं अपने साथ जो है वो अपना लैपटॉप लेके गया था और उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ था अपने मोबाइल के साथ वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू। तो जहाँ पर मुझे वो कह रहे थे कि जी ये डॉक्यूमेंट इसमें आप ये चेंज कर लें, तो मैं वहीं पर करके उनको उनकी ईमेल एड्रेस पर भेज रहा था जिसका वो प्रिंट आउट निकाल रहे थे। आइडियली तो मैं इस वीडियो या इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि आपने क्या कुछ कैसे करना है ताकि आपको ये तकलीफ ना उठानी पड़े दोबारा से प्रिंट आउट लेने की, क्योंकि एक प्रिंट जो है वो वहाँ पर 450 रुपये का पड़ रहा है, दो प्रिंट लेने पड़े तो 900 रुपये के चार्ज हुए, एक स्कैन करना पड़ा तो वो 450 रुपये इजाफी हो गया। ठीक है, 1350 रुपये यहाँ पर इजाफी चार्ज हुए वैल्यू एड सर्विसेज के और यहाँ पर 900 रुपये। तो आप अपने पास अपने मोबाइल के अंदर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं और कहीं पर आपको कोई अमेंडमेंट या एडिटिंग करनी पड़ती है तो आप उधर ही करके तो उसी रिप्रेजेंटेटिव को उस कंपनी की ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं जो कि वो वहीं पर उसका प्रिंट आउट या स्कैन ले सकते हैं फिर। ठीक है, पर जैसे कि फिर आप घर जा रहे हो या किसी और ऑफिस जा रहे हो। ठीक है, ये इस रिसीट का दूसरा हिस्सा जहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन थे। ये आप देख रहे होंगे कैश की रिसीट है। 9 फ़रवरी 2023 को ये सबमिट हुई थी और 13 फ़रवरी 2023 को मेरा वीज़ा इशू होके आ गया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सिंगल एंट्री की थी और एप्लीकेशन जो है मेरी जो कैटेगरी थी वीज़ा की वो वाज इन टूरिज़्म। ठीक है, तो मैं और मेरी फैमिली जो है उन्होंने अप्लाई किया था और ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मैं प्रिपेयर करके अपने पास लेके गया था वहाँ पर। इनकी सॉफ्ट कॉपीज़ भी मेरे पास मौजूद थी और हार्ड कॉपीज़ भी मौजूद थी और यही जब सारी की सारी मुकम्मल होती हैं तो एक कंप्लीट सेट बन जाता है और आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो पाती है। अच्छा, अब मैं क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है, मैं आपको हाई लेवल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दी है। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा जहाँ पर मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिस तरह फॉर इंस्टेंस ये कवर लेटर है तो उसमें इन एक्चुअल मैंने क्या लिखा था, आपको ओरिजिनल सैंपल भी मैं आपको शो करा रहा हूँ ताकि आप खुद से फिर जो है अपने डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट जो है वो इजीली उसको फिल आउट कर पाए। अगर वो आपने अगर बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ थी तो उसका एक्चुअल साइज़ क्या था और वो आपको अपनी पिक्चर का सैंपल भी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली सैलरी स्लिप का भी सैंपल दिखा रहा हूँ, एफबीआई टैक्स रिटर्न का सारा कि ये क्या कुछ कैसे होता है और उसके सैंपल्स भी, ताकि आप बआसानी घर से बैठे ही जो है वो खुद से सब कुछ प्रिपेयर कर सकें और आपको किसी किस्म की दुश्वारी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े या आप इवन किसी टूर एजेंट से रब्ता करके तो उनको एक एक्स्ट्रा फ़ी ना दे रहे हो। ठीक हो गया। ये वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अगर आपने सिंगल एंट्री करनी है और वीज़ा की कैटेगरी आपकी टूरिज़्म है और आप एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, या तो अकेले जाना चाह रहे हैं या फैमिली के साथ, तो दोनों केसेस में ये वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको चाहिए होंगे। आइए अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं और आपको मैं सैम्पल्स भी दिखा रहा हूँ साथ में ताकि आप खुद से अपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर पाएँ, आपको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े। जिस डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले डॉक्यूमेंट में हमारे पास है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जिसको इन शॉर्ट वीएफ भी कहते हैं। अच्छा, ये वही डॉक्यूमेंट है जिसको आपने घर से प्रिपेयर नहीं करना है। ये जब आप एनातोलिया के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाएंगे तो वहाँ पर जब आपको टोकन असाइन किया जाएगा और आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को असाइन होंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव आपको ये फॉर्म खुद से प्रिंट आउट करके दे रहा होगा। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने फिल आउट करना होती है, बड़ी आसानी होती है, जिसमें आपका नाम हो गया, आपका पासपोर्ट नंबर हो गया, ठीक है, या सीएनआईसी नंबर हो गया, फादर्स नेम हो गया और आखिर में कुछ सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बहुत सिंपल सा एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको मेनली उन्होंने फिल आउट किया होता है, सिर्फ आपके सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं या एक आध इन्फॉर्मेशन जो है आप उसके अंदर फिल आउट करते हैं, उसमें आपको वो गाइड कर रहे होते हैं वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अगर आप अकेले जाना चाह रहे हैं तो एक फॉर्म होगा, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं, फॉर इंस्टेंस 5 है आपके साथ, तो फिर आप जो है वो दो फॉर्म्स फिल कर रहे होंगे और आपकी वाइफ का जो फॉर्म होगा वो उसको वो खुद जो है फिर एंड में साइन कर रही होंगी। ठीक हो गया। तो ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि आपने वहाँ पर फिल आउट करके साइन करना है और बहुत सिंपल होता है ये।
नेक्स्ट ये डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करना है दैट इज कॉल्ड कवर लेटर। तो ये क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। पहली टिप तो ये कि आपने कोशिश ये करनी है कि एक पेज पर, सिंगल पेज पर आपने वर्ड फाइल की आपने इस लेटर को लिखना है, क्योंकि 2 या 3 पेजेस का भी अक्सर लोग लिखते हैं, तो वो एम्बेसी या कॉन्सुलेट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी डिटेल्स जाके जो है वो देखें। तो अगर आपने एक एप्लीकेंट है, आप खुद सिर्फ जाना चाह रहे हैं, तो एक कवर लेटर होगा आपके साथ। अगर इवन फैमिली जा रही है, आपकी वाइफ जा रही है, तो उस केस में आपने फिर 2 कवर लेटर बनाने होंगे, ठीक है। दोनों मैं आपको सैंपल्स दिखा रहा हूँ जो कि मैंने अपने एंड पे फिल आउट किए थे। तो ये वो कवर लेटर एग्जैक्टली जो कि मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबमिट किया था। 1 पेज का ये आप कह सकते हैं कि लेटर है। मैंने उस रेलिवेंट कॉन्सुलेट एम्बेसी को एड्रेस किया, सब्जेक्ट लिखा कि किस मकसद के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। प्लस आपने अपने एंड पे यहाँ पर मंथ और ईयर चेंज कर लेना, अपने हिसाब से इसको रख लेना। मैंने कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो मास्क की हुई है, यहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन करनी है। मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता लगे कि मैंने किन हाई लेवल 5 जो है वो हेडर्स को कवर किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कवर किया हुआ है, किस मकसद के लिए मैं वहाँ पर विजिट करना हूँ उसकी डिटेल्स थोड़ी लिखी हुई है। अपनी प्रोफाइल लिखी हुई है कि मैं करता क्या हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस लिखा हुआ है कि मैं कमाता कितना हूँ और मेरे क्या ज़राए हैं इनकम के, ठीक है। प्लस फैमिली और सोशल टाइज की डिटेल्स भी लिख देनी है, ये बावर कराने के लिए कि आप वापस आ रहे होंगे पाकिस्तान में, ठीक हो गया। तो आप इनको हाई लेवल इस इंफॉर्मेशन को आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। इसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल आउट करनी है। अब जिस तरह मैंने अपनी जॉब की डिटेल्स लिखी थी कि मेरा टाइटल ये है जॉब का, जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर लेनी है। आपकी एवरेज मंथली इनकम कितनी है, ठीक है। मेरे केस में मैंने जॉब के अलावा कुछ अमाउंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट की हुई थी। तो मैंने जो रेलेवेंट मेरा ब्रोकर था उनसे भी मैंने उसका भी लेटर ले लिया था एज अ प्रूफ, तो वो भी अटैच किया हुआ था। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्प आउट करती है। अगर आपकी कहीं प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपके नाम से, तो उसके पेजेस भी आप जो है वो लगा सकते हैं, यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। सिर्फ ये बावर कराना होता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आप वहाँ के एक्सपेंसेस जितने होंगे वो बेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा कवर लेटर था। ये मेरी वाइफ का कवर लेटर था। मैं ये एज्यूम कर रहा था कि शायद मुझे एक कवर लेटर बनाना पड़ेगा जहाँ पर मैं अपनी और अपनी वाइफ की इन्फॉर्मेशन को लिख रहा हूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपने वाइफ के साथ जाना होगा तो उनका कवर लेटर अलग से होता है, क्योंकि 2 एप्लीकेशंस आ रही होती हैं। तो वहाँ पर भी सेम ही इन्फॉर्मेशन थी। फ़र्क सिर्फ ये था, ऑल्दो कि मेरी वाइफ जॉब करती हैं, मेरी पहले इंटेंशन ये थी कि मैं लिखूँ वहाँ पर कि उनकी सैलरी ये है और वो यहाँ पर जॉब करती हैं। लेकिन वहाँ पर मुझे जो रेलेवेंट रिप्रेजेंटेटिव था अनातोलिया ऑफिस का, तो उन्होंने गाइड किया कि आप उनको अलग से ना लिखें, क्योंकि अगर आपने उनको अलग से यहाँ पर शो किया कि वो जॉब करती है, तो फिर आपको अपनी सैलरी स्लिप के अलावा उनकी सैलरी स्लिप, उनकी जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स, एफबीआर टैक्स रिटर्न और ये सब कुछ उनका अलग अलग सबमिट करना होगा। तो फिर वो एक लंबी हासिल हो जाएगी। तो आप इस लेटर को कुछ इस तरीके से लिखिए कि जहाँ पर वो आप पर डिपेंडेंट हो रही हो, ठीक है। और इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियरली बताई जा रही हो कि आपके हस्बैंड इतना कमाते हैं, ये करते हैं, और उनके फाइनेंशियल पोजीशन ये है, और वो इस आपके इस टूर को जो है या ट्रिप को जो है वो ओवरऑल उसकी पेमेंट्स वगैरह मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगेन ये वो 5 हेडर्स हैं जो कि कवर किए गए थे, ठीक है। अब ये मेरी वाइफ का कवर लेटर है। आप इसको एज इस कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन अपनी एंड पे जो है वो अमेंड कर लीजिएगा। अगेन जो आप इसके साथ अटैचमेंट लगा रहे हैं, ख्वाह वो सैलरी स्लिप हो या इसके अलावा अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हों या कुछ भी हो, तो वो जो लेटर्स हैं, या इवन अगर आपने ऑफिस में जॉब करते हैं और आपने उसका लेटर लगाया हुआ है कि जी ये प्रूफ है एम्प्लॉयमेंट लेटर का, तो वो आप कलर्ड कॉपीज़ लगाइएगा उसकी, तो क्योंकि वो ज़रा एक रियलिस्टिक पिक्चर शो करती हैं उसकी उसकी ब्लैक एंड वाइट कॉपीज़ ना लगाइएगा, ठीक है। तो ये दोनों कवर लेटर हो गए, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है कलर्ड कॉपीज चाहिए जी, बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ्स आपकी। अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 2 चाहिए होंगी, अगर आपके साथ वाइफ है तो उनकी 2 अलग चाहिए होंगी। आप जब भी जाएंगे वहाँ पर किसी फ़ोटो स्टूडियो, तो उनको बताएंगे कि जी आप टर्की के वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो वो उनको मोस्टली पता होता है कि उन्होंने वाइट बैकग्राउंड रखना है और पिक्चर का क्या साइज़ रखना है। मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्टली वो पिक्चर का साइज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी पिक्चर है और ये एग्जैक्ट वो साइज़ है। अगर आप अपनी पिक्चर लेके एक बार इसको उसके ऊपर रख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्ट पिक्चर का ये साइज़ सही होता है। ये जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होती है उससे थोड़ा बड़ा साइज़ होता है इनका, ठीक है। तो ये वो पिक्चर थी जो कि मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जो है वो अटैच की थी। सिमिलरली वाइफ की जो है वो 2 अलग पिक्चर्स थी, ठीक है। तो ये आपने पिक्चर्स फॉलो करनी है।
नेक्स्ट ये हमारे पास है कि जो आपका पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। यानी जिस डेट से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस डेट से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स तक उसकी वैलिडिटी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है पासपोर्ट्स 5 इयर्स के 10 इयर्स के वैलिडिटी के साथ होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपकी पासपोर्ट की जो एक्सपायरी है वो करीब हो और आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो कम से कम 6 महीने के लिए आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। और ये कब से होना चाहिए? जब से आपने अप्लाई करना है। फ़र्ज़ करें आपने 1 जनवरी से अप्लाई करना है फॉर वीज़ा, तो उसे नेक्स्ट 6 मंथ्स तक के लिए आपका ये पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको इश्यूज़ फेस करना पड़ सकते हैं। बाज़ औक़ात काफ़ी लोग जो है वो विज़िट्स कर रहे होते हैं, तो काफ़ी पेजेस जो है उनके पासपोर्ट के यूटिलाइज़ हो चुके होते हैं। तो ये भी इंश्योर करना है कि आपके पास कम से कम 2 ब्लैंक पेजेस हों आपके पासपोर्ट पे, क्योंकि आपकी एंट्री और एग्ज़िट होनी है वहाँ पर। डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने स्टैंप्स लगानी होंगी। इवन जो आपका वीज़ा शो हो रहा होगा उसके लिए भी एक पेज चाहिए होगा। तो आपने उसके लिए कम से कम आपके पास 2 ब्लैंक पेजेस भी होने चाहिए। तो 6 महीने के आपके पास आपके ट्रैवल डेट से ऑनवर्ड जो है वो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए और 2 ब्लैंक पेजेस अवेलेबल होने चाहिए। ठीक हो गया? इसके अलावा आपने अपने एग्जिस्टिंग जो आपके पासपोर्ट्स हैं जो कि वैलिड हैं उनके फर्स्ट 2 पेजेस की कॉपीज़, ठीक है? या अगर आपकी कोई पुरानी हिस्ट्री रही है, फ़र्ज़ करें आपने ऑस्ट्रेलिया विज़िट किया हुआ है या किसी और कंट्री किया हुआ है, तो वो जहाँ पर आपने विज़िट किया था उसकी ट्रैवल हिस्ट्री का भी एक पेज का वीज़ा जहाँ पर लगा हुआ है, स्टैम्प्स लगी हुई हैं, उसकी कॉपी भी रख लीजिएगा। इवन अगर आपके कोई पुराने पासपोर्ट्स हैं तो उसकी भी आपने फ़र्स्ट 2 पेजेस की कॉपी, और वहाँ पर अगर कहीं आपको वीज़ा लगा हुआ है उस पासपोर्ट पे तो उसकी भी कॉपी लेनी है। ये इंश्योर करना है कि बाज़ औक़ात आप ऐसा करते हैं ना कि आप कॉपी ले लेते हैं, तो फ़र्ज़ करें सीएनआईसी होता है तो सिर्फ उसका वो सीएनआईसी का वो हिस्सा जहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो एक पेज काट के आपको दे देते हैं, उतना ही छोटा सा। तो आपने यहाँ पर ये इंश्योर करना है कि अगर आपकी वीज़ा आपके जो पासपोर्ट हैं उसकी अगर कॉपीज़ ली जा रही हैं तो वो हाफ पेज को कवर कर रहे होते हैं, तो आपने बाकी पेज को उनसे नहीं कहना कि वो काट दें। ठीक है? पूरा A4 साइज़ का पेज रखना है और वहाँ पर आपकी ये पासपोर्ट्स की और रेलिवेंट जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसकी कॉपीज़ आ जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर। ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये वो प्रूफ था जो कि आपने अपने एम्प्लॉयर से लेना है। मैंने रिक्वेस्ट की अपने एम्प्लॉयर से कि वो मुझे ख़ास एक लेटर इशू करें जहाँ पर ये मेंशन हो रहा हो कि मैं उस इदारे के साथ एसोसिएटेड हूँ, मेरी एवरेज सैलरी क्या है और मेरी वहाँ पर करंट पोजीशन क्या है और मैं कब से इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। ठीक है? तो ये हाई लेवल एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर कंपनी का लोगो लगा हुआ था, मेरी एम्प्लॉय आईडी थी और यहाँ पर मेरी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने इसी तरीके से जो है वो फिल आउट करनी है। वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी लिखी हो कि अगर उन्होंने कहीं से वैलिडेट करना हो, जो कि अमूमन वो नहीं करते, लेकिन फिर भी कि अगर उन्हें आपकी एचआर या किसी और रेलेवेंट डिपार्टमेंट से कंफर्म करना हो कि वाकई में ये एम्प्लॉय वहाँ पर काम करता है, तो वो वैलिडेट भी कर सकते हो। तो ये एक सैम्पल है उसका। ठीक है? तो ये प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर भी हो गया। इसके बाद सैलरी स्लिप्स। ठीक है? वैसे तो 3 चाहिए होती, लेकिन मैं अपने साथ जो है वो 6 लेके गया था उनकी कॉपीज़। ठीक है? तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से सैलरी स्लिप्स हैं जो कि आपने उसकी कॉपीज़ लेके कैरी करनी है। इसमें एग्जैक्टली तमाम वो डिटेल्स आ रही होंगी कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, आप एम्प्लॉय अगर हैं तो आपका नाम क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपने कब से उनके साथ काम कर रहे हैं, प्लस आपके ओवरऑल अलाउंसेस या पे जो आपको मिल रही है उसकी डिटेल्स, और ग्रॉस पे कितनी मिल रही है, डिडक्शंस कितनी हो रही है टैक्सेस की फॉर्म में, और नेट पे आपकी कितनी आ रही है। ठीक है? तो ये मैं 6 मंथ्स की अपने साथ लेके गया था। और आप वैसे रिक्वायर्ड तो 3 मंथ्स की होती है, लेकिन बेहतर ये है कि आप ज़्यादा मंथ्स की अपने पास लेके जाएँ, और 6 की 6 जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर दी थी। ठीक हो गया? तो ये पे स्लिप का सैंपल हो गया। नेक्स्ट जो हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा दैट इज़ कॉल्ड एफआरसी, जिसको हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इसमें आपकी पूरी फैमिली ट्री नादरा के रिकॉर्ड के थ्रू आ रही होती है। अगर आपकी शादी हुई हुई है और आप या अपनी वाइफ के साथ विजिट करना चाह रहे हैं तो उस केस में आप एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो फर्निश करके देंगे। अच्छा, आप इसको एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि दिखता कैसे है। मेरे केस में मैंने जब तुर्की के लिए अप्लाई किया था तो वाइफ के साथ मैंने जाना था, तो मैंने एमआरसी सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई किया था, और वो इस तरीके से कुछ दिखता है। आप ये डॉक्यूमेंट जो है उसकी कॉपी लेके तो फिर आप सबमिट कराते हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। अच्छा, आप इसको हासिल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप नादरा के ऑफिस चले जाएं, वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करें, आपको वो ये फर्निश करके दे देंगे। अच्छा, अब मेरे केस में ये था कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैंने ऑफिस विज़िट करना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने सेकंड जो अल्टरनेट तरीका कार था वो था ऑनलाइन।
तो उसको उस पर ज़रा रिसर्च की, उसके थ्रू भी आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे जो है वो मिल गया था, मुझे कहीं फिज़िकली विज़िट नहीं करना पड़ा नादरा के ऑफिस। मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरीके से मैंने हासिल किया था। जी, तो अगर आप नादरा का ऑनलाइन एफआरसी या एमआरसी डॉक्यूमेंट यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपने गूगल की साइट पर आना होगा। यहाँ पर लिखना होगा पाक आइडेंटिटी, PAK स्पेस IDENTITY, पाक आइडेंटिटी। जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास सर्च इंजन में जो पहली सर्च आ रही है वो आ रही होगी लॉग इन टू योर पाक आइडेंटिटी अकाउंट की। ठीक है, ये id.nadra.gov.pk के नाम से होगी। इसको क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने पर आपके पास जो पेज ओपन होगा वहाँ पर कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस पर अकाउंट क्रिएटेड था, तो मेरा ईमेल, मेरा पासवर्ड और ये कैप्चा जो मैंने एंटर करना है ये पहले से ही आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने अपना अकाउंट अभी क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपने यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, अपना नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, अपना नाम एंटर करेंगे, किस कंट्री से हैं वो, अपना ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस वो दीजिएगा जिस तरह आप जीमेल का है, अगर आपका कोई ऑलरेडी बना हुआ है या इवन हॉटमेल का बना हुआ है तो आपने यहाँ पर वो मेंशन कर लेना। नया पासवर्ड एंटर करेंगे जो यहाँ पर आप यूज़ कर रहे होंगे पाक आइडेंटिटी की साइट के लिए। ठीक है, ये कैप्चा एंटर करेंगे, कैप्स में अगर TWT लिखा हुआ है तो इस तरीके से यहाँ पर लिख के नेक्स्ट करेंगे। तो जो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया होता है इस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, आपने उसको वैलिडेट कर लेना। वैलिडेट करने के बाद आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि हम दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं। मैं क्योंकि अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाह रहा हूँ तो मैं आया दोबारा यहाँ पर अपने इस अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करूँगा। मेरे पास कैप्चा में ये लिखा हुआ रहा है UP5, इसको एंटर करेंगे। ठीक है, लॉगिन किया। लॉगिन करने पर आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के पहले पेज पे आ रहे होंगे, इसको आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लेना है। ये फ्रंट एंड इंटरफेस है इसका। ठीक है, इसमें आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन पहले से एंटर की हुई है तो अगर वो इन प्रोसेस तो क्या है, कोई रिजेक्ट हुई है तो वो कितनी है। दो मैंने ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट की हुई हैं। ठीक है, एक मैंने 2023 में भी रिसेंटली MRC अप्लाई किया था। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी ट्रैकिंग ID आ रही है, उस पर मैंने 1000 रुपये की फ़ीस भरी थी और मेरा ये जो MRC था वो मेरे ईमेल एड्रेस पर ही मुझे मिल गया था। ठीक है, मुझे ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ा था। एक बार 2017 में मैंने FRC डॉक्यूमेंट मंगवाया था, उस टाइम मैंने 1500 रुपये चार्जेस पे किए थे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन FRC डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्लिक करना होगा न्यू एप्लीकेशन पे। उसके बाद आपके पास ये एक पेज ओपन होगा, तो उसमें कहा जा रहा है कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। तो हमें हेल्प चाहिए जी फॉर इशूंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट FRC। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक और क्वेश्चन ओपन हुआ कि आपको एक्चुअली कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मुझे CNSE नाकॉप या POC तो नहीं चाहिए, मुझे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पर इस रेडियो बटन पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं करूँगा स्टार्ट एप्लीकेशन। इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक और पेज ओपन होगा जहाँ पर ये कुछ 7 स्टेप्स आप देख रहे हैं कि आ रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन डिटेल से लेकर रिव्यू तक ये 7 स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। मैं कुछ स्टेप्स आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, कुछ के अगेंस्ट मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा पेमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, ना मुझे रिक्वायर्ड है इसकी। ठीक है, तो पहले एप्लीकेशन डिटेल्स में मुझसे कुछ सवाल मांगे जा रहे हैं, उसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अपना CNSE नंबर लिखूंगा, इसको एंटर किया, क्लिक किया यहाँ पर मैंने। तो ये हो गया टिक। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि आपको FRC विद स्पाउस एंड चिल्ड्रन चाहिए, यानी अपने बेगम और बच्चों के साथ चाहिए, या फिर आपको FRC जो है विद पेरेंट्स एंड बहन भाई के साथ चाहिए। तो मुझे फॉर इंस्टेंस अगर मैंने अप्लाई करना है बाय मैरिज तो मैं FRC विद स्पाउस एंड चिल्ड्रन जो है वो सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अगर मैं अनमैरिड हूँ तो फिर उस केस में मैं विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स अप्लाई करूँगा। ठीक हो गया, तो ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये दूसरा स्टेप हो गया। इसमें तीसरा स्टेप ये है कि आपने अपनी पिक्चर लगानी है, तो पिक्चर भी लगा लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये एक पिक्चर पड़ी हुई है, मैंने इसको एंटर किया, इसको अपलोड कर दिया, तो मेरी वो पिक्चर जो है यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये 3 स्टेप्स मैंने इसके कर दिए हैं। ठीक है, अभी भी ये ग्रीन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि मैंने एक स्टेप करना है, वो दैट इज़ ऑफ सेविंग दिस इन्फॉर्मेशन। तो मैंने सेव किया, तो अब आप देख रहे हैं कि ये ऐप डिटेल्स, जो एप्लीकेशन डिटेल्स थी उसमें एक पॉइंट जो है वो चेक हो गया। ठीक हो गया, इस तरीके से हर एक स्टेप को आप करके सेव कर रहे होंगे। अब ये सेकंड स्टेप पे मुझसे कुछ वेरिफिकेशन मांगी जा रही है। वेरिफिकेशन क्योंकि मैंने विद स्पाउस एंड चिल्ड्रन किया था, तो अब अगर आपके बच्चे भी हैं तो उस केस में आपने उनकी इन्फॉर्मेशन भी एंटर करना होगा। मेरे केस में मैंने सिर्फ वाइफ की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी, तो मैंने वाइफ को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आया, मैंने अपनी वाइफ का CNSE नंबर जो है वो एंटर कर लेना। ठीक है, 3।
ठीक हो गया। ये मैंने ऐड मेंबर किया। अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरी इनकरेक्ट होगी तो ये रिकॉर्ड में इधर आएगा ही नहीं। ठीक हो गया। अभी देखिए रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब मैं कहूँगा कि वेरीफाई माय फैमिली। वेरीफाई किया। अब ये बैकएंड से नादरा वेरीफाई कर रहा। अब देख लिया उन्होंने कि ये सी नहीं सी इसके साथ जो है उन्होंने मैच किया बैकएंड रिकॉर्ड्स में और ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि अभी भी ये ग्रे आ रहा है। मैं क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि सेव आपने करना होगा, इस इन्फॉर्मेशन को सेव करूँगा तो आप देखिएगा कि ये पॉइंट भी चेक हो गया। अच्छा जी, वेरिफिकेशन का स्टेप होने के बाद आप थर्ड स्टेप पे आएंगे, दैट इज़ ऑफ पेमेंट। तो आप पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कुछ ये फिल आउट करेंगे बिलिंग की, और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे की तरफ राउट कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपसे कार्ड की डिटेल्स मांगी जाएंगी। आप कार्ड का वो कंप्लीट नंबर और कार्ड की बैक साइड पे जो सीवीवी कोड होता है 3 डिजिट्स का वो एंटर करना है। ओके करेंगे तो आपसे 1000 रुपीज़ की डिडक्शन हो जाएगी और ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली बाकी स्टेप्स भी बहुत सिंपल है, आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो स्टेप परफॉर्म करने हैं। इसमें सिर्फ एक स्टेप को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, दैट इज़ ऑफ फिंगरप्रिंट। ठीक है, लास्ट स्टेप में आपसे आप ही की इन्फॉर्मेशन जो है आपको बताई जाएगी कि ये कुछ है, इसको एक बार रिव्यू कर लें। ओके करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये जो सिक्स स्टेप है फिंगरप्रिंट वाला, ये पहले नहीं था, रिसेंटली इन्होंने ऐड किया और ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि जो एप्लीकेंट है वो ओरिजिनल है या नहीं। ठीक है, तो उस केस में आपने आना है ये डाटा एक्विजिशन फॉर्म वाले पॉइंट पे। इसमें आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म डाउनलोड होगा। ये फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप डिफरेंट जो इन्होंने ब्लैंक स्पेसेस छोड़े हुए हैं देखिए, और लिखा हुआ है कि यहाँ पर उनको राइट थंब चाहिए, तो वहाँ पर आपने राइट थंब का जो है इंप्रेशन लगाना है। फिर यहाँ पर राइट मिडिल फिंगर चाहिए, इसमें राइट रिंग फिंगर चाहिए, यहाँ पर लेफ्ट थंब चाहिए। ठीक है, तो ये आपने फिल आउट करना है। जहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड है इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब किया है मैंने ये कि मेरे पास घर पे कोई स्कैनर या प्रिंटर था नहीं, तो मैंने इसको डाउनलोड किया फॉर्म को, और ये मैंने ईमेल कर दिया अपने करीबी मार्केट में जो भी प्रिंटर या स्कैनर की शॉप थी वहाँ पर, उनको ईमेल कर दिया मैंने व्हाट्सएप की सर्विसेज नहीं यूज़ की क्योंकि उससे आपकी ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स की वो ख़राब हो जाती है, कॉम्प्रेस हो जाती है। ठीक है, तो मैंने उनको ये ईमेल किया, उनसे मैंने कहा कि आप इसकी एक कॉपी निकाल लें। जब उन्होंने इसकी कॉपी निकाल ली, ठीक है, तो इसके बाद मैंने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट की कि उनके पास स्टैम्प पैड मौजूद है या नहीं, क्योंकि मैं थंब इम्प्रेशन लगाना चाह रहा हूँ इन रिक्वायर्ड फील्ड्स में। ठीक है, तो उन्होंने मुझे वो अरेंज करके दी और मैंने रेलेवेंट जो थंब इम्प्रेशंस जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड थे वो वहाँ पर लगा लिए। जैसा इस केस में राइट थंब था, ये लेफ्ट थंब था, ये लेफ्ट हैंड के लिए थी और ये राइट हैंड के लिए। तो जहाँ जहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड था वहाँ पर नहीं लगाने थे, जहाँ पर रिक्वायर्ड था वहाँ पर लगा लिए। यहाँ पर राइट मिडल थी, यहाँ पर राइट विंग थी, तो वो लगा लिए। उसके बाद यहाँ पे साइन किए, डेट लिखी जो कि उस टाइम हो रही थी। और इस पेज को कंप्लीट करने के बाद मैंने ये पेज हैंड ओवर किया शॉपकीपर को, उनसे कहा कि इसको आप स्कैन कर लें और मुझे इसको ईमेल कर दें। अगेन मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मुझे व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि अगेन होना ये था कि उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन है इसकी वो ख़राब हो जाती है, पिक्सल्स ख़राब हो जाते, व्हाट्सएप क्योंकि कंप्रेस कर लेता आपके इमेज को। और उनसे लाजमन आपने ये कहना है कि इस फॉर्म को जब आप देंगे स्कैन करने के लिए तो उनसे कहिएगा कि ये आपको 600 DPI इन ग्रे स्केल जो है ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए स्कैन करें और उसके बाद फिर आपको सेंड करें हाँ आपकी ईमेल एड्रेस पर। जब उन्होंने मुझे ये ईमेल एड्रेस पर भेजी, मैंने इसी फॉर्म को दोबारा लिया और यहाँ पर जो रिलेवेंट फील्ड थी डाटा एक्विजिशन फॉर्म की, यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अपलोड करने पर अगर तो वो प्रॉपर इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं 600 DPI की और बाकी गाइडलाइंस आपने फॉलो की होती हैं तो वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, रिव्यू करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को और उसके बाद सबमिट कर लेंगे। तो आपके पास तकरीबन 24 to 48 आवर्स के अंदर आपके रेलिवेंट ईमेल एड्रेस पर ये डॉक्यूमेंट जो है आपको FRC का, अगर आपको रिक्वायर्ड था विद सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स तो वो मिल जाएगा, या अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट की हुई थी स्पाउस विद चिल्ड्रन की तो वो मिल जाएगा। तो रेलेवेंट आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सब स्टेप्स करने हैं और इसके अगेंस्ट आपको ऑनलाइन ही आपको ये रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक हो गया जी। तो एफर्ट्स के बाद हम बात करेंगे बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या तो मैं बैंक खुद विजिट करता फिजिकली वहाँ पर रिक्वेस्ट करता तो भी मुझे फैसिलिटेट कर लिया जाता, लेकिन मैंने प्रेफर की ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, वहाँ पर रिक्वेस्ट की और मुझे विद इन 24 आवर्स ये सर्टिफिकेट मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे मिल गया था। तो मैं क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का यूज़र हूँ तो उसमें तमाम डिटेल्स ये लिखी हुई हैं कि मेरा नाम क्या है, अकाउंट मेरा स्टेटस क्या है, उसका ओपन है या नहीं, कब से ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, इसके अलावा किस सेक्टर में है, किस सिटी में है,
ठीक है, आईबैन नंबर, सीएनएसी नंबर। तो सिंपली ये एक किस्म का एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपके बैंक रेलेवेंट डिटेल्स लिखी होती हैं। आपका कोई भी और बैंक हो तो वो आपको ये ऑप्शन दे रहा होगा कि आप वहाँ पर उनके बैंक जाकर भी ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं या उनकी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज को भी यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये हो गया बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ओरिजिनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो भी शो करनी है। ये लास्ट 6 मंथ्स की प्रेफरेबली आपने शो करनी है। अच्छा, आप ये भी मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं ऑनलाइन ही इसको डाउनलोड कर लेता। आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग में ऑप्शन होती है कि आप इवन लास्ट ईयर तक की जो है वो अपनी अकाउंट की डिटेल्स या स्टेटमेंट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो आपके पास एम्बेसी और कॉन्सुलेट है, वो उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि जो बैंक है उनके रिलेवेंट अथॉरिटी की स्टैंप भी होनी चाहिए उस पे। ठीक है, पहले पेज पर और आखिरी पेज पर। अब मैंने डाउनलोड तो कर ली थी, तो लेकिन मैं उसको सबमिट नहीं करा सकता था। तो मैंने बहरहाल जो फाइल्स डाउनलोड की थी मैं बाकायदा फिर लेके गया बैंक, और वहाँ पर मैंने उनके रेलेवेंट रिप्रेजेंटेटिव से रिक्वेस्ट की। जो फ्रंट डेस्क पे बैठे होते हैं उनके पास स्टैम्प्स होती हैं, तो उन्होंने फर्स्ट पेज और लास्ट पेज को उन्होंने वेरीफाई करने के बाद स्टैम्प कर दिया था। अगर आप ये स्टैम्प नहीं करेंगे, ऐसी डाउनलोड की हुई फाइल्स ले जाएंगे उधर, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं एफबीआर टैक्स रिटर्न की। तो टैक्स अगर आप खुद रिटर्न करते हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि आप कहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बहरहाल आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि आपने टैक्स रिटर्न जो है वो लास्ट ईयर का मैंने बहरहाल 3 साल का उनको दे दिया था, हालांकि रिक्वायर्ड 1 साल का था। और इसके अलावा आपको पास एक्टिव टैक्स पेयर सर्टिफिकेट भी वहीं से मिल जाएगा। तो ये मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये कैसे मिलेंगी। जी, तो टैक्स रिलेटेड मालूमात हासिल करने के लिए हम आएंगे गूगल पर। गूगल की सर्च इंजन में जाके लिखेंगे IRIS, ठीक है, .fbr.gov.pk। ये एड्रेस आपने लिख लेना एज इज़, और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देनी है। तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। ठीक है, आप अगर खुद से फाइल्स जो टैक्स की हैं वो रिटर्न करते हैं तो आपको बेहतर पता होगा आईआरएस की इस पेज से और वेबसाइट से आप फेमिलियर होंगे। तो CNSE इसका यूज़र नेम होता है और उसका पासवर्ड जो है वो आप खुद से सेट करते हैं। ये मैं उस केस में बता रहा हूँ जहाँ पर आप ऑलरेडी खुद से सबमिट करते हैं, तो आपको तो आसान होगा। लेकिन आप अगर किसी और के थ्रू कराते हैं तो उनसे कहिएगा कि आपके बिहाफ पर वो लॉगिन करके इस तरीके से लॉगिन करें, और उसके बाद आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट हो रही होगी। तो पहले अगर आपने लास्ट ईयर के टैक्स रिटर्न को सबमिट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप जाएंगे कंप्लीट टास्क में। ठीक है, डिक्लेरेशन में। ठीक है, यहाँ पर ये देखें लास्ट ईयर की मेरी 2022 की टैक्स की फ़ाइल जो है वो रिटर्न हुई हुई है। ठीक है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे व्यू में, और व्यू में जाने के बाद आप इसको कर लेंगे प्रिंट। ठीक है, प्रिंट करने पर आपके पास ये एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो ये लास्ट ईयर की डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये सारी की सारी तकरीबन कोई 4 पेजेस की है। तो ये आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपकी लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न होगी। और इसके बाद एक और स्टेप भी उसमें लिखा हुआ था कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको देना है कि जी आप वाकई में टैक्स फाइलर हैं, तो उस केस में आप इसी पेज की यहाँ पर आएंगे इस ऑप्शन पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे, तो इस पर क्लिक करेंगे। देखें ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया। तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट भी हो गए। जी, तो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की डिस्कशन में जो नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ऑफ रिटर्न एयर टिकट्स, उसकी रिजर्वेशन। अच्छा, ये रिजर्वेशन का वर्ड आपने ज़हन में रखना है, आपने कोई कंफर्मेशन या कोई पेमेंट नहीं कर देनी, क्योंकि अभी आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको ये श्योरिटी नहीं है कि आपको वीज़ा इशू होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल रिजर्वेशन ही इनकी रिक्वायरमेंट है। आपने डमी बुकिंग्स करनी है और वो इनको शो करनी है कि एक्चुअली आप इस दिन को जा रहे होंगे और फिर इस दिन को आ रहे होंगे। ठीक है, और ये एयर टिकट्स हैं उसकी, ये PNR डिटेल्स हैं और सब कुछ। तो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से आप डमी बुकिंग कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। आपको इवन किसी टूर या ट्रैवल एजेंट की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। जी, तो आइए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि आप किस तरीके से अपनी फ़्लाइट टिकट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, और इसमें मैं किसी भी एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट को जो है विज़िट कर सकता हूँ। तो बीट कतर एयरवेज़, एयर अरेबिया, एमिरेट्स, कुवैत एयरवेज़, तो किसी एक ऑफिशियल वेबसाइट को आप विज़िट कर लें। मैं जी कतर एयरवेज़ को जो है विज़िट कर लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास कतर एयरवेज़ की वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। मेरे पास बुकिंग के ऑप्शन में पहला इंटरफेस आ रहा है, तो पूछा जा रहा है कि फ़्लाइट आप कहाँ से कहाँ तक के लिए बुक करना चाह रहे हैं। तो जी मैं इस्लामाबाद से मूव करना चाह रहा हूँ टू इस्तंबुल, और
आईएसटी लिखा मैंने, तो इस्तांबुल के दो एयरपोर्ट्स हैं, एक है आईएसटी और एक है सबीहा। तो मैं इस्तांबुल का आईएसटी एयरपोर्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ट्रिप मुझसे पूछा जा रहा है कि आप वन वे करना चाह रहे हैं, मल्टी सिटी मूव करना चाह रहे हैं, या आप रिटर्न एयर टिकट चाहिए आपको। तो मैं रिटर्न एयर टिकट चाह रहा हूँ। अब रिटर्न एयर टिकट में मुझसे पूछा जा रहा है कि इस्लामाबाद से आप किस डेट को डिपार्ट कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं 1 अप्रैल को डिपार्ट करना चाह रहा हूँ। मेरी रिटर्न जो है वो होगी ऑन 11th। अभी ये ज़हन में रखिएगा कि वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपने कवर लेटर भी सबमिट किया होगा, तो उसमें आपने कुछ डिपार्चर और अराइवल की डेट्स लिखी होंगी उसमें। वो डेट्स और ये डेट्स आपस में मैच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर आपने लिखा हो कि जी आप 2 अप्रैल को मूव कर रहे होंगे और आपने जो एक्चुअल रिजर्वेशंस की हुई हैं एयर टिकट्स की, आई मीन होटल्स की, वो आपने उससे पहले की, उससे बाद की हो। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने लिख दिया डिपार्चर डेट और रिटर्न डेट। कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब मैं क्लिक करता हूँ शो फ्लाइट्स पे, क्योंकि पैसेंजर में एक ही था और इकॉनमी क्लास भी सिलेक्ट हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये मेरे पास अब 9 रिजल्ट्स शो कर रहा है कतर एयरवेज़ के। ये इनिशियली जो मेरे पास ये 9 रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं जी डिपार्चर के। ठीक है, फ्रॉम इस्लामाबाद टू इस्तांबुल। तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ इकॉनमी क्लास का। ये रेट मुझे पसंद आया इकॉनमी में। फर्दर मेरे पास एक बेसिक ऑप्शन आ रही है और एक थोड़ी वैल्यू एडेड फीचर्स के साथ आ रही है, तो मैं चले बेसिक के साथ चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये अब आ गया मेरे पास कि आपने डिपार्चर की सिलेक्शन तो कर ली। आपको एयरलाइन की टिकट जो है वो इतने अमाउंट में चार्ज हो रही होगी। अब कहा जा रहा है कि जी आप रिटर्न जब कर रहे होंगे फ्रॉम इस्तांबुल टू इस्लामाबाद, तो उसके लिए भी सिलेक्शन कर लें। तो 8 रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे पास। अभी मैं कोई भी सिलेक्शन कर लेता हूँ कि मैं सिर्फ रिजर्व कर रहा हूँ। जब मैं वीज़ा इशू के आ जाएगा और एक्चुअल में फिर अपनी एयर टिकट्स पे करके बुक कर रहा हूँ, तो उसमें फिर मैं लाजमन देख रहा हूँ कि मुझे कौन सी फ़्लाइट जो है वो अमाउंट वाइज कौन सी सूट कर रही है और टाइम वाइज कौन सी सूट कर रही है। तो यहाँ पर मैंने इकॉनमी सेलेक्ट किया, इसकी मैंने बेसिक ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब मैंने अपनी डिपार्चर और रिटर्न की दोनों की फ़्लाइट्स की डिटेल्स जो हैं वो सबमिट कर ली हैं। इसके बाद मुझसे मुझसे मेरी डिटेल्स मांगी जाएंगी पैसेंजर की। ठीक है, तो उसका पेज ओपन होगा। लेट्स सी, ये जी हमारे पास आ गया। इसको फिल आउट करेंगे। ठीक है, ये कुछ कॉमन डिटेल्स हैं जो कि जल्दी से फिल कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब ऑप्शनल है। ठीक है, आप रखना चाहें तो रख लें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ पर डमी डाटा ही एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी जा रही हैं, तो पाकिस्तान ईमेल एड्रेस सही दीजिएगा, क्योंकि इसी पर आपके पास टिकट्स की कंफर्मेशन आ रही होती है। ठीक हो गया, डिटेल्स मैंने सबमिट कर ली। अब मेरे पास जब मैं एक्चुअल अपनी बुकिंग कर रहा हूँ, तो फिर मैं ऑब्वियसली इंटरेस्टेड हूँ कि मैं अपनी सीट्स भी वो सेलेक्ट करूँ जो कि मुझे पसंद होती हैं, विंडोज़ वाली सीट। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट ही पेमेंट के ऑप्शन पे जा रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू टू पेमेंट। कहा गया रिव्यू करें इसको, मैंने चलें रिव्यू कर लिए। ठीक है, ये मालूमात। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या पेज ओपन होगा। जी, तो ये एक समरी आ गई है मेरी ट्रिप की। ठीक है, इस्लामाबाद से इस्तांबुल जो है फ़्लाइट इस्लामाबाद से कब जो है वो टेक ऑफ हो रही होगी, आईएसटी के एयरपोर्ट कब पहुंच रही होगी। अच्छा, इसमें वन स्टॉप भी है। ठीक है, अगर आप इसकी मोर डिटेल्स में जाएंगे तो ये देखिए दोहा में मेरा स्टॉप भी आ रहा है। ठीक है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है। ठीक है, तो ये आ गई मेरी आउटबाउंड फ़्लाइट डिपार्चर की डिटेल्स, और ये फिर इनबाउंड फ़्लाइट जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ उसकी डिटेल्स है। ठीक है, तो ये देखें ये भी आ गई, पैसेंजर की डिटेल्स भी आ गई। ठीक है। अच्छा, अभी ये आपके पास नीचे एक ऑप्शन आ रही है कि पे नाउ। ये जब मेरे पास वीज़ा इशू क्या हो आ जाएगा इशू होके, तो फिर मैं इस ऑप्शन पे जा रहा हूँ ये पेमेंट पे करने के लिए। अच्छा, एक और ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर, होल्ड माय बुकिंग। इन केस मुझे एश्योरिटी है कि मेरा वीज़ा इशू होके आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा, तो मैं इस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकता हूँ। ये लोग तब लोग करते हैं जब उनके पास एक ऐसी ऑप्शन आ रही होती है ये टिकट्स को रिजर्व करते हुए कि जो वो मिस नहीं करना चाहते। ठीक है, तो वो कुछ अमाउंट पे करके कुछ आवर्स के लिए अपने ये जो उन्होंने ऑप्शन सबमिट की हैं उसको परमानेंटली बुक कर लेते हैं इस टाइम ड्यूरेशन के लिए, इस अमाउंट के अगेंस्ट। ठीक है, जो लिखी हुई आ रही है। ठीक है। अच्छा, बाज़ आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे दिख रही होगी पे लेटर की। ठीक है, तो काफ़ी कंपनीज उसको प्रेफर करती हैं। अगर वो ऑप्शन अब यहाँ पर आ रही होती तो मैं आपको उसी ऑप्शन को ऑप्ट करने का कहता, लेकिन काफ़ी एयरलाइंस ने जो है ना वो ऑप्शन अब हटा दी है। तो अगर तो वो आ रही है तो वो कर लीजिएगा। ठीक है, वो नहीं आ रही, या अगर आपसे कहीं पर कहीं कार्ड मांगा जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि एक हमारे पास वेबसाइट है, कार्ड गुरु।
.io, मतलब वीज़ा या मास्टर कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड की अगर डिटेल्स कहीं पे मांगी जा रही हैं तो आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो है वो कुछ डमी डिटेल्स जो है वो किसी वीज़ा या मास्टर कार्ड की डिस्प्ले हो जाएंगी, जहाँ पर कार्ड का पूरा नंबर आ रहा होगा, वो एक्सपायर कब हो रहा है उसकी डिटेल्स आ रही होंगी, और इसके अलावा ये डिटेल्स भी आ रही होंगी कि सीवीवी नंबर क्या है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था ये नाम, तो आप एज ए सब कुछ कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डमी बुकिंग्स के लिए। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं सिर्फ दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं आ रही, तो मेरे पास एक और तरीका है कि मैं सिंपली यहाँ पर इस ऑप्शन को पहले एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ। पहले मैं जो आउटबाउंड फ़्लाइट है उसकी डिटेल्स मैंने सारी सिलेक्ट की। ठीक है, यहाँ तक सारी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैंने क्लिक किया, प्रिंट की ऑप्शन सेलेक्ट की। प्रिंट में मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ सेव एज पीडीएफ की। ठीक है, तो मेरे पास ये एक डिटेल्स की आ गई, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक पेज सेव हो जाएगा। सिमिलरली आप सारी सिलेक्शन भी कर सकते हैं इसकी। ठीक है, जहाँ पर आप सेव करना चाहें, फ़र्ज़ करें मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ अपनी डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगी। सिमिलरली आप ये इसको भी एक्सप्लोर करके आप सेव कर लीजिएगा, तो आपके पास सॉर्ट ऑफ इस तरीके से फाइल जो है वो सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए अब कंप्लीट डिटेल्स आ रही हैं आपके पास। अगर आप इसमें गौर से देखें तो आपके पास इवन उस जहाज़ का नंबर भी आ रहा है। ठीक है, ये भी आ रहा है कि फ़्लाइट स्टेटस आपका कंफर्म्ड है, कौन सी क्लास की बैगेज कितना अलाउड है, तो उनको यही डिटेल्स मेनली चाहिए होती हैं। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप ये जो इनबाउंड फ़्लाइट है उसकी डिटेल्स भी जो है वो आप कॉपी करके प्रिंट ले लीजिएगा उसका, और ये पैसेंजर की डिटेल्स भी आनी चाहिए। तो ये आपके एक दो पेजर पर ये इन्फॉर्मेशन आपने कॉपी करके पेस्ट कर लेनी है, और उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने अपने जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके साथ अपने अटैच कर लेना है। ठीक हो गया जी। तो रिटर्न एयर टिकट्स की रिजर्वेशन के बाद हम बात कर लेते हैं होटल रिजर्वेशन की। लास्ट में ये जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है ये तो ऑलरेडी आपको फर्निश करके देंगे अनातोलिया वाले। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपको वहीं पर पैसों के अगेंस्ट वो बना के दे देंगे। जो रिटर्न एयर टिकट्स है इसमें ये आपको बता दूं कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं तो फिर आपने अपनी रिटर्न एयर टिकट तो अलग जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो बनानी है। इस तरीके से अगर आप वाइफ के साथ जा रहे हैं तो वाइफ की आपने अलग से इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अलग उनकी रिटर्न टिकट जो है वो प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, सिमिलरली होटल रिजर्वेशन भी ये करेंगे। अगर आप खुद से अकेले जाना चाह रहे हैं तो चलो एक रिजर्वेशन होगी, लेकिन अगर आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं फैमिली के साथ तो उनकी फिर अलग से करना होगी। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि होटल रिजर्वेशन आप कैसे करेंगे। जी, तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कि आप होटल की रिजर्वेशंस कैसे कर सकते हैं। तो आपने साइट विजिट करनी है booking.com, BOOKING.com। ठीक है, booking.com पे आप जाएंगे, आपके पास फ्रंट इंटरफेस इस तरीके से ओपन होगा। आप अगर गूगल साइन हुए हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वो रिकॉग्नाइज करके आपको साइन करने का कहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप पूछा जा रहा है हमसे कि कहाँ जाना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं जी हम इस्तंबुल जा रहे हैं, तुर्की में। ठीक है, और हमारी डेट्स की सिलेक्शन हमसे मांगी जा रही है। तो हमने जब एयर फ्लाइट रिज़र्व कर रहे थे तो बताया था कि हम 1 अप्रैल को फ्लाई करेंगे और 11 अप्रैल को वापस आ रहे होंगे। तो हम यहाँ पर भी वही सिलेक्शंस कर देते हैं कि 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक का हमारा स्टे है। ठीक है, तो ये मैंने किया। एक एडल्ट ही हैं हम। ठीक है, और हमें एक ही रूम चाहिए। सर्च करने पर मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, पहली ऑप्शन ही में चले जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हम इसको रिज़र्व कर पाते हैं या नहीं। ये कोई शहरी स्वीट्स के नाम से कोई लोकेशन है, और हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जितने दिन है हमारे पास उसके अगेंस्ट ये अमाउंट बता रहा है कि आपको चार्ज होगी। ठीक है, तो हम जी कर लेते हैं जी, हमें एक ये रूम चाहिए, इकॉनमी डबल रूम है। ठीक है, तो इसको करने के बाद हमने क्या करना है कि रिज़र्व करना है इसको। ये कुछ प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, अब मुझसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही हैं, वो मैं एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, ईमेल एड्रेस जो है मैं अपना दूसरा दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है, और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे चले जाते हैं। जी, नेक्स्ट पे जाने के बाद ये कुछ फर्दर डिटेल्स हमसे मांग रहा है।
जी, तो नंबर एंटर करने के बाद हम देखते हैं हमसे और क्या डिटेल्स मांगी जा रही हैं। तो जी हमसे कार्ड की डिटेल्स भी मांगी जा रही हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कार्ड की डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन ऑन सेफर साइड हम क्या करते हैं, कुछ डमी डिटेल्स एंटर कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, कार्ड गुरु डॉट आईओ। ठीक है, आपने इसको विजिट कर लेना है। यहाँ से हम वीज़ा कार्ड की हमारे पास जो डमी डिटेल्स आ रही हैं उसको हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कार्ड नंबर आ गया, यहाँ पर नाम आ गया। ठीक हो गया, ये CVV नंबर है 442। ठीक हो गया, और एक्सपायरी डेट हमारे पास आ रही है 7/2024। ठीक है, ठीक हो गया। इससे अब कंप्लीट बुकिंग पे क्लिक कर लेते हैं। ये कुछ टाइम लेगा प्रोसेसिंग में। मीनवाइल मैं अपना जीमेल एड्रेस भी ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पर इसकी ईमेल आनी है मेरे पास। जी, तो ये आप देख सकते हैं शेरी स्वीट्स की तरफ से मेरे पास ये बुकिंग की कंफर्मेशन की ईमेल भी आ चुकी है। इसमें ये डिटेल्स तमाम मेंशन है। ठीक है, तो आपने बस सिंपल क्या करना है कि इसका प्रिंट आउट लेना है और इसको आपने अपने जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके साथ अटैच कर लेना है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपके पास ये रिजर्वेशन की डिटेल्स भी आ जाती हैं। ठीक हो गया, इवन जो हमने बुकिंग की थी यहाँ पर भी ये कंफर्मेशन आ गई है। ठीक है, तो आपने बस सिंपली इसकी स्नैपशॉट लेके तो अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अपडेट कर लेना। जी, तो अब हम वापस आते हैं अपने वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के मेन पेज पर। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 से लेकर रिक्वायरमेंट नंबर 14 तक तो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से एक एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है। थॉरली आपको एक्सप्लेन भी किया। आपने इसका एक फ़ाइल बना लेनी है और वो फ़ाइल अपने साथ अपने कैरी करनी है, ताकि आपसे अगर वहाँ पर एनातोलिया के ऑफिस में कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मांग रहा हो तो आप बआसानी आपने टैगिंग की और वो आप कम टाइम में उनको वो प्रोड्यूस कर सकें। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर 1 है जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और ये जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है। ये आप जब ऑफिस विजिट कर रहे होंगे एनातोलिया के फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन, तो वहीं पर आप ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी सबमिट कर पाएंगे, और ये ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, ये आपको मैंने इसकी अमाउंट बताई थी, वहीं पर आप पे करेंगे। तो इसका डॉक्यूमेंट भी आपको वहीं पर वो हार्ड कॉपी उसकी प्रिंट आउट करके वो दे देंगे, जिसको आप फिर कल को अगर आपका इंशाल्लाह वीज़ा लग के आता है तो आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। ठीक है, तो ये जी ओवरऑल सीरीज़ थी जिसमें मैंने आपको तमाम रिक्वायरमेंट्स बतानी थी फॉर तुर्की ये वीज़ा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाजमन इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है इन्फो शेयरिंग 360। तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।